Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss critical reasoning. Critical reasoning में MH Law CET के लिए statement and inference. So guys, up till now हम लोगों ने assumption देख लिया, argument देख लिया, conclusion देख लिया. Now most important and most difficult question and part of the question in the critical reasoning, that is inference, जिससे कि सारे बच्चे डरते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो. तो हर एक एग्जाम में ये बहुत ही डरावना पार्ट है इन्फरेंस. इन्फरेंस करना कैसे है, क्या डिफरेंस होता है, कंक्लूजन और इन्फरेंस में डिफरेंस क्या है, कैसे समझना है, कैसे आंसर करना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, बच्चे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते. तो अगर इस वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद इन्फरेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना तो ईजी हो जाएगा, सिंपल. चलो मूविंग अहेड. नाउ हियर आर दी सम सोशल मीडिया handles. You can follow us on Instagram, Facebook, and also if you want to join, you can join on a Telegram and a WhatsApp group. And don't forget to subscribe the channel Manual Law Entrance. Here you will get all the updated videos of the Law Entrance exam. Now moving ahead, if you are a Mumbai based, you can start preparation with us simply by visiting Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali branches. And if you are not a Mumbai based, simply connect on a live classes. Simply start your preparation with the live classes. For that you have to call us on a 8828581455 or the 54. Now guys, यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है? इट्स सिंपली अ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थॉट्स होते हैं, क्रिटिकल स्टेटमेंट्स होंगी, आपको समझना होगा, एनालाइज करना होगा एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा. नाउ टाइप ऑफ द क्रिटिकल रीजनिंग कौन से है? आर्ग्यूमेंट, देन असम्पशन, देन कंक्लूजन, एंड नाउ वी आर गोना डिस्कस इन्फरेंस, देन कोर्स ऑफ एक्शन, इफेक्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज, एंड देन असर्शन एंड रीजनिंग. चलो नाउ आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस. तो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी सॉल्विंग पार्ट. नाउ यहां पर सॉल्व कैसे करोगे? सिंप्लीफिकेशन. ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंप्लीफिकेशन इज द बेस्ट वे, राइट? सिंपल रहोगे तो सिंपल समझ में आता है. सिंपल जैसे समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल हो गया. बी सिंपल. देन आप अगर सिंपल करना है तो सिंपल करने के लिए ट्रांसलेशन करना होगा, आपको अपने ओन लैंग्वेज में समझना होगा, ओन वर्ड्स में समझना होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट. देन अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को तो समझना होगा. तो फर्स्ट डिकोड दी क्वेश्चन. क्वेश्चन को ही डिकोड करोगे ना, तब जाके तो आंसर मिलेगा. आंसर इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. डिकोड दी क्वेश्चन. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट. नाउ स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस. स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस देखो, यहां पर स्टेटमेंट तो वही होंगे जो पहले हमें मिल रहे थे, बट यहां पे पार्ट बदल जाएगा. यहां पे पूछेंगे इन्फरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होता है कंक्लूजन और इन्फरेंस के बीच में. सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर इन्फरेंस एंड कंक्लूजन का डिफरेंस समझाओ. समझा देता हूं, सिंपल है. कंक्लूजन कुछ नहीं होता, मॉरल ऑफ द स्टोरी इन द ऑथर्स वर्ड. कुछ नहीं, ऑथर बोलेगा ना, ऑथर जो बोलेगा वो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपका कंक्लूजन बन गया. इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस इज ऑल थिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी. देखो एक इन्फरेंस जो मैं निकाल रहा हूं वो आप नहीं निकालोगे, जो आप निकाला है वो तीसरे नहीं निकाल पाएगा. मतलब क्या? तो एक तरीके से ये भी मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बट इन रीडर्स वर्ड. आपके वर्ड्स में आप जो मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालोगे ना, वो हो गया आपका इन्फरेंस. एक तरीके से मैं ये बोलूंगा कि ये लर्निंग है, राइट? प्रोबेबल लर्निंग है ये, ठीक है. बट गाइज व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपको ये 3 लाइन डिफरेंस का कोई फायदा नहीं होता. आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि मेरे इस स्टेटमेंट में से मुझे समराइज वे कौन सा मिलता है, टू द पॉइंट कौन सा ऑप्शन बात कर रहा है, बस वही मुझे समझना है. दैट वुड बी योर कंक्लूजन एंड ऑल्सो दैट वुड बी योर इन्फरेंस. सो इन दिस वीडियो अभी इन्फरेंस के बारे में बात करते हैं. इन्फरेंस का मतलब क्या होगा? इट्स जस्ट अबाउट द लर्निंग. एक स्टेटमेंट जो दिया है, उस स्टेटमेंट के ऊपर एक जनरल सब्जेक्ट हो सकता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर उसके ऊपर आपको जो समझ में आता है, आप जो समझ पा रहे हो, वो आपका इन्फरेंस है. ये समझना आपको जरूरी है क्या? वो भी जरूरी नहीं है. ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन स्टेटमेंट दी होगी इन्फरेंस की. 2 इन्फरेंस हो सकते हैं मिनिमम. आपको देखना है कौन सा इन्फरेंस फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं करता, बस उतना ही समझना है. चलो मूविंग इनटू द क्वेश्चन. सो हियर इज अ स्टेटमेंट गिवन. देखो स्टेटमेंट नहीं है, पूरा पैराग्राफ ही एक तरीके से रीड करते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द मेजॉरिटी ऑफ द बैंक कस्टमर्स रेगुलरली यूज द ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दैट इज एटीएम. कुछ नहीं होता, एटीएम ही होता है ये. देन टुडेज वेस्टर्न यूथ हैव नॉट नोन अ वर्ल्ड विदाउट देम. अ वर्ल्ड विदाउट देम का मतलब उनकी लाइफ जो है ना एटीएम के बिना चलती नहीं. किसकी लाइफ नहीं चलती? वेस्टर्न यूथ की. देखो आपको यहां पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे. एक मेजॉरिटी ऑफ द बैंक कस्टमर, राइट? एक तो बात हो रही है मेजॉरिटी ऑफ द बैंक कस्टमर. दूसरा जो बात हो रहा है वो हो रहा है एटीएम का. एंड देन तीसरा जो बात हो रहा है वो हो रहा है वेस्टर्न यूथ का.
ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स है गाइस, इसको समझना होगा हमें, क्योंकि हम इन्फरेंस निकाल रहे हैं, इन्फरेंस में बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना होता है। देन for them the prevailing perception of the cash machine is that of a tool providing a familiar functionality of the basic financial information and dispensing the cash। यहां पे इतना ही बोला है कि पहले जो एक कैश मशीन का जो एक परसेप्शन था वो ये था कि प्रोवाइडिंग फेमिलियर फंक्शनैलिटी ऑफ द बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिस्पेंसिंग द कैश, मतलब बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना एंड थोड़ी बहुत कैश को अवेलेबल करके दे देना। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, कैश को अवेलेबल करके दे देना, दैट्स इट। अब देखो इन्फ्रेंस क्या दिया है, इन्फ्रेंस में पहला इन्फ्रेंस बोलता है द प्लास्टिक कार्ड is replacing a check and personal attendance of the customers। क्या आप ये बोल सकते हो, ये सुनने के बाद, मतलब ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने रीड किया जहां पर ये बोला गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक कस्टमर जो है वो एटीएम यूज करते हैं, आजकल के वेस्टर्न यूथ जो है वो एटीएम के बिना लाइफ जी नहीं सकते, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, द प्लास्टिक कार्ड, जो प्लास्टिक कार्ड मतलब क्या, वो एटीएम is replacing the check and personal attendance of the customers। yes, probability is correct, inference जो है वो probably correct भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर यही तो हो रहा है ना कि यहां पे प्लास्टिक कार्ड जो है वो बेसिकली उस कैश को, उस चेक को और उस पर्सनल अटेंडेंस को भी रिप्लेस कर रहे हैं। लोग बैंक में जाते नहीं है और चेक को यूज करते नहीं है, तो इस तरीके से पहला इंफरेंस तो सही है, क्योंकि हम ये इंफर कर पा रहे हैं, ये हम सीख पा रहे हैं। दूसरा, अब देखो दूसरा क्या हो रहा है, it has taken approximately 30 years to establish ATMs as ubiquitous example of public walk-up and use device। यहां पे बोला है कि it has taken approximately 30 years। देखो यहां पर इंफरेंस जो होता है ना वो कभी डेटाबेस नहीं होता, ठीक है, और अगर वो डेटाबेस है भी तो उस डेटा के बारे में कुछ ना कुछ तो बात जो है वो स्टेटमेंट में होनी चाहिए। यहां पर इसमें से कोई भी बात जो है वो स्टेटमेंट में स्पेसिफिक दी नहीं गई है, तो यहां पर हम ये स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकते ना कि ये 30 इयर्स कैसे बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स भी कैसे बोल रहा है, क्योंकि यहां पे तो हम लोगों ने ऐसी कोई डिस्कशन नहीं की। देन हाउ, तो ये इंफरेंस तो निकलना ही पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लो, अगर मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको सिखा रहा हूं, सो क्या इंग्लिश का सब्जेक्ट सीखने के बाद आप ये बोल सकते हो कि मुझे साइंस के सारे फॉर्मूलाज आते हैं, मुझे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आएंगे। दैट मींस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश देन इन्फरेंस इट शुड आल्सो बी ऑफ इंग्लिश। इज दैट सिंपल एज दैट, राइट? तो यहां पर सिंपली इंफरेंस वही हो सकता है जो आपके साथ डिस्कस किया जाए, तो यहां पे स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका इंफरेंस बन जाएगा। दैट मींस ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर इफ ओनली इंफरेंस 1 इज अ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब कुछ नहीं होता, यही हम सीख पा रहे हैं, दैट इज द इम्प्लिसिट। चलो नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक होल पैराग्राफ दिया गया है गाइस। होल पैराग्राफ देने के बाद आपको जो है यहां पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेक्ट इंफरेंस कौन सा हो सकता है। देखो पैराग्राफ के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द फैक्ट स्टेटेड इन अबव पैराग्राफ। देखो क्वेश्चन भी ना बहुत ज्यादा हिंटेड होता है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द फैक्ट स्टेटेड। यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि फैक्ट स्टेटेड का मतलब हमें पैराग्राफ में से फैक्ट्स को अच्छे से समझना है, टू नोट इट डाउन दैट फैक्ट्स। नोट करो, फैक्ट्स को नोट करने के बाद उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझो, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना गाइस कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और अगर आपने आंसर बता दिया गाइस तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो में मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब आपका काम है कि आपको आंसर करना होगा। देखो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस की बात होती है तो सिमिलर टू द कंक्लूजन आपको एक क्वेश्चन तो इन्फरेंस का मिलना ही मिलना है। इन द सेंस एवरेजली अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगर हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो 3 मार्क्स, देखो जब एंट्रांस एग्जाम की बात आती है, जब एंट्रांस एग्जाम की बात होती है ना, तो 3 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे आपका जो है एडमिशन फिक्स होना है, आपका एंट्रांस फिक्स होना है इन दी कॉलेज, तो आपके लिए वो 3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग को सीखना है, ऐसे ही और सारे कंसेप्ट को सीखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना है, तो सिंपली ज्वाइन टू द मैन्युअल एजुकेशन। हाउ विल यू ज्वाइन दैट? सिंपली विजिट वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे एंड बोरीवली ब्रांच, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस, गेट एन एडमिशन, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन प्रिपरेशन you can start on a live classes by contacting us on our 8828581455/54. So if you learn from the video, simply hit that like button, share this video with your friends so they can also get help with this, and don't forget to subscribe the channel. Stay tuned with us for this type of videos. Thank you for watching the video.